हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट विथ राज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का अध्याय तीसरा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड यह इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और उन 2 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 110 तक सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आप क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, जैसे मुझसे बताया गया है कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल है और कारण आर जो दिया गया है, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शंस ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में मुझे कथन दिया गया है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था और कारण आर जो दिया गया है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले था गैरिक मृदभांड संस्कृति, उसके बाद काले व लाल रंग मृदभांड संस्कृति, फिर उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और उसके बाद उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शंस ए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है 114 नंबर के प्रश्न में, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। तो गिरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति से, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शंस ए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115 में, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे इसके कूट में आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्या है, जीवाश्म, फिर हाथ की कुल्हाड़ी, फिर मृदभांड, इसके बाद आएगा अस्थि अवशेष। यानी कि इसका जो क्रम होगा क्या है, 1, 2, 3 और 4 तीनों क्या है, सही है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, कहाँ से मिला है। तो बिलासुरगाम से, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताना चाहते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिलासुरगाम से प्राप्त होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 117 में मुझसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बागौर, यानी कि सी जो है इसका सही आंसर है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ। बागौर राजस्थान में स्थित है। बागौर से ही पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और फर्श बनाने के लिए
पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 118 नंबर के प्रश्न में, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो किसको सूचित किया गया है? लिंग सुगुर को, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 119, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है चार्ल्स डार्विन, यानी कि डी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखाना चाहता हूँ, आप इन पॉइंटों को अच्छे से नोट करिएगा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन का जो जन्म है वह 12 फरवरी 1809 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 19 अप्रैल 1882 में हुई थी। अगला पॉइंट जो है इसके बारे में वह यह है कि चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे, यह एक जीव विज्ञानी थे। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है, इन्होंने मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। और तीसरा पॉइंट जो है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, मतलब इसका इंग्लिश मीन्स जो होगा वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगले पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इसका जो मोस्ट पॉइंट है वह यह है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बुक के जो लेखक हैं वह चार्ल्स डार्विन है और इस बुक का जो प्रकाशन हुआ था वह 1859 में हुआ था। इन्होंने एक बुक और लिखी है, द डिसेंट ऑफ मैन। यह भी किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 120, चार्ल्स डार्विन थे। तो दोस्तों अभी मैंने एक आपको पॉइंट लिखाया होगा, चार्ल्स डार्विन क्या थे? यह इंग्लैंड के निवासी थे और यह एक जीव विज्ञानी थे, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह है डी ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो मैंने आपको बताया इंग्लैंड के, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 122 में, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्मग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शंस ए, यानी कि दैवी उत्पत्ति मत का। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है अगले प्रश्न में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैं आपको नोट करा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 124 में, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों 1859 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 124 की ओर। पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन कब हुआ था? यानी कि 1859 में, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 125 नंबर। इससे मुझसे पूछा गया कि द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो यह किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैं आपको 119 नंबर के क्वेश्चन में नोट करा चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? चार्ल्स डार्विन, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह भी किसका है? चार्ल्स डार्विन का। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 127 से मुझसे पूछा गया है कि पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है क्या है? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 128 की ओर। 128 से मुझसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, तो यह पश्चिमी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी मानव समप्राणी, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधा चलने वाला कपी मानव, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 131 में मुझसे पूछा गया है होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो किस तरह के? तो द्विपदीय, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। होमो इरेक्टस ढलवा जबड़े के कारण क्रो-मैग्नन मानव से भिन्न थे। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 में। होमो सेपियंस नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, तो नियंडरथाल क्या है? यह एक स्थान है जो जर्मनी में स्थित है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 133 में। नियंडरथाल स्थित है तो कहाँ है? यह जर्मनी में है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? डी। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 135 में क्रो-मैग्नन स्थित है। तो दोस्तों क्रो-मैग्नन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं तो क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर जो है फ्रांस से मिले थे। तो क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित होगा? फ्रांस में। यह होमो सेपियंस जाति का था, यानी कि जो क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे यह जो है होमो सेपियंस जाति का था, तथा इसका शरीर आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता था। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 136 की ओर। प्रश्न नंबर 136 से मुझसे क्या पूछा गया है? क्रो-मैग्नन है तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 137 में। प्लिस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग का समानार्थी है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 138 में हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो किस युग का समानार्थी है? होलोसीन का, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न यानी कि 139 में मुझसे पूछा गया है, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे तो किस पर? शिकार पर। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 140 पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मध्य पाषाण काल, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 141 में। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? तो यह किसकी रचना है? गॉर्डन चाइल्ड की, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, गॉर्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन में निपुण थे। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? गॉर्डन चाइल्ड ने, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 143 में 143 में। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया है? तो किस काल में? तो नवपाषाण काल में, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे कथन दिया गया है, कथन ए, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे और कारण, इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 145 में मुझसे पूछा गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किए? तो किस काल में? तो नवपाषाण काल में, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 146 में मुझसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। दोस्तों इसमें कुछ आप पॉइंट नोट करके लिखिएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान भी इसी से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, कपास और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 147 से मुझसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? तो ऑप्शन से डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पांडु राजा डीवी। दोस्तों पांडु राजा डीवी पश्चिम बंगाल में खोला गया पहला ताम्रपाषाण स्थल था। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 148 की ओर। 148 में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है?
चिरांद, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों चिरांद जो है वह बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक ग्राम में स्थित है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 149 की ओर। 149 नंबर के प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि नवपाषाणिक स्थल पायंथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मेघालय, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न 150 में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो कौन सा स्थल है, पयमपल्ली, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पयमपल्ली भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ चुके हैं। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो आहार संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, बनास संस्कृति, यानी कि ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो वह है नवदा टोली, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो ये है HD सांकलियन है, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नवदा टोली किस राज्य में है। तो यह किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में किस जिले में है, तो यह इंदौर में स्थित है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि 40। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 156 में, तो निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह कौन सा है, आदिच्य नल्लूर, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न 157 की ओर, जिससे मुझे कथन और कारण दिए गए। कथन ए में क्या कहा गया है, दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं, और कारण क्या है, इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 158 में मुझसे पूछा गया है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वह है गुनगेरिया से, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। गुनगेरिया किस राज्य में है, अगला प्रश्न देखो मुझे मिला है, यानी कि प्रश्न नंबर 159 में मुझसे यही पूछा गया है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है। तो यह MP में स्थित है, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 160 में भोजपत्र भुर्जपत्र दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 160 में। भोजपत्र भुर्जपत्र यानी भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने में लेख ग्रंथ लिखे जाते थे
का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या है? श्रृंगवेरपुर से, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 161 में मुझसे पूछा गया है कि श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने प्राचीन इतिहास के अध्याय 3 यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के टोटल 161 क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अपनी अगली वीडियो इस पर अपलोड करूं जिसमें आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।